हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 11 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC है, RO है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती है और इसके साथ ही जो आपका पैट का एग्ज़ाम होने वाला है और इसके साथ ही लेखपाल वीडियो, यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले जो कल के क्वेश्चंस हैं उसका रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एफिल टावर की तर्ज पर अनूठी रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की आशा सिंह ने 24 ओवर 24 आवर एशिया एंड ओशियाना चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की, जिसमें हमने जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक के जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको विस्तार पूर्वक बताया है, तो इन दोनों PDF की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF ई-बुक डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अमनदीप यादव ने एशियन हैप्किडो चैंपियनशिप के पुरुष सीनियर वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो RK गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक किस राज्य में पेश किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे जो मानगढ़ पहाड़ी है ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया? तो यूनाइटेड किंगडम के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो हरदीप सिंह पुरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, खारची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो खारची उत्सव है ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में। दोस्तों, 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में, ध्यान रखेंगे जगह कहाँ पर, वाराणसी में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्रालय ने 7 से 9 जुलाई 2022 तक शिक्षा समागम का आयोजन किया। ये जो आयोजन था इसके माध्यम से जो है शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को NEP 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचार विमर्श करने, अपने अनुभव साझा करने और रोड मैप पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। तो दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम का जो उद्घाटन है ये किसने किया और कहाँ पर किया गया? तो ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया और कहाँ पर? तो ध्यान रखेंगे वाराणसी में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के मौके पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 4000 साल पुराने तांबे के हथियार पाए गए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, मैनपुरी में। सबसे पहले यहाँ पर आप इमेज देखिए, जो तांबे के हथियार पाए गए हैं जो कि 4000 साल पुराने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे जो हथियार हैं ये खुदाई के दौरान पाए गए हैं। कहाँ पर? तो ध्यान रखेंगे आप उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में। ठीक, नाम ध्यान रखेंगे, मैनपुरी। दोस्तों, इनका विशेष महत्व है इसलिए आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा।
तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक खेत के नीचे जो है 4000 साल पुराने तांबे के हथियार मिले हैं। दोस्तों ये जो तांबे के हथियार हैं ये द्वापर युग के बताए जा रहे हैं और इन हथियारों का जो संबंध है वो भगवान श्री कृष्ण के काल से बताया जा रहा है। एएसआई के आर्कियोलॉजी के निदेशक भुवन विक्रम का दावा है कि तांबे के ये हथियार ताम्रपाषाण काल के बताए जा रहे हैं, यानी कॉपर एज के ये बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे आप कहीं ना कहीं जो है नोट भी कर लें ताकि आपको अच्छे से याद बना रहे। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में 4000 साल पुराने तांबे के हथियार जो है कहाँ पर पाए गए, तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पाए गए हैं और इनका जो संबंध है वो द्वापर युग से बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की 5वीं अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो कहाँ पर किया गया, ध्यान रखेंगे वाराणसी में। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2022 के मौके पर जो है वाराणसी में अक्षय पात्र फाउंडेशन APF की नई मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया। यह केंद्रीकृत रसोई APF यानी अक्षय पात्र फाउंडेशन को वाराणसी के 282 स्कूलों में 1 लाख से अधिक बच्चों को खाना खिलाने में सक्षम बनाएगी। यह अक्षय पात्र जो रसोई है, जो भोजन रसोई है, ये देश की 62वीं है, ध्यान रखेंगे, और उत्तर प्रदेश की ये 5वीं रसोई है। APF इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बेंगलुरु का एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है APF, ठीक है। और APF की ही ये क्या है, अक्षय पात्र जो फाउंडेशन है उसी की ये मध्याह्न भोजन रसोई है। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये 5वीं रसोई है और देश की ये जो है 62वीं है अक्षय पात्र जो मध्याह्न भोजन रसोई है ये, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में कहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया गया, अभी तो वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है और ये प्रदेश में 5वीं भोजन रसोई है। अगला क्वेश्चन है, ICC टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली किस स्थान पर है, तो ICC टेस्ट रैंकिंग की अगर बात की जाए तो जो विराट कोहली हैं ये 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों भारत के जो पूर्व कप्तान हैं विराट कोहली, ये ICC टेस्ट रैंकिंग में 4 पायदान नीचे खिसक गए हैं। अब ये जो है बल्लेबाजों की रैंकिंग में 13वें स्थान पर हैं। 6 वर्षों में पहली बार जो विराट कोहली हैं वो टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। ऋषभ पंत 6 स्थान ऊपर चढ़कर रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। तो ध्यान रखेंगे ऋषभ पंत का नाम, ये 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। दोस्तों पहले नंबर पर कौन है, तो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं जो रूट, ध्यान रखेंगे इनका नाम। 923 अंकों के साथ जो ये रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। तो यहाँ पर आपको तीनों नाम अच्छे से ध्यान रखनी है। पहली बात तो ध्यान रखनी है कि ये जो ICC टेस्ट रैंकिंग है इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा खिलाड़ी है, तो जो रूट जो कि इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं। भारत की अगर बात की जाए तो भारत से जो ऋषभ पंत हैं ये शीर्ष पायदान पर हैं और ये 5वें स्थान पर हैं। और जो विराट कोहली हैं उनकी रैंकिंग भी ध्यान रखनी है, ये जो है अभी 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आपको अच्छे से याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन सी है, तो ये हमने आपको पहले ही बताया, ध्यान रखेंगे मिताली राज। मिताली राज जो है इसका आंसर होगा मिताली राज। ये जो है टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं दुनिया की। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है कि विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी हैं, तो नाम ध्यान रखेंगे आप झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी नाम ध्यान रखेंगे आप। ये जो है विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है 200 वनडे मैच खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे मिताली राज। अगला क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन सी है। दोस्तों ये हाल ही में बने हैं, ध्यान रखेंगे, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है और ये कौन सी खिलाड़ी बन गए हैं, तो ध्यान रखेंगे आप जसप्रीत बुमराह जो है ये टेस्ट क्रिकेट में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और दोस्तों इन्होंने कितने रन बनाए हैं 1 ओवर में, तो ध्यान रखेंगे 29 रन इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स जो है पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो दोस्तों ये बन गए हैं विराट कोहली। ध्यान रखेंगे आप, विराट कोहली जो है
इनके इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन के प्लस जो है फॉलोअर्स हो गए हैं और 200 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखेंगे, पहले ये व्यक्ति बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली सरकार ने 6 जुलाई 2022 को निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया। तो ध्यान रखेंगे, मिशन कुशल कर्मी जो कार्यक्रम है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये दिल्ली सरकार से संबंधित है। दोस्तों इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो किसने की? तो जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो निर्माण श्रमिकों को कार्य के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस कार्यक्रम के तहत 1 वर्ष में 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करना है। तो ध्यान रखेंगे, जो मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम है ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है श्रमिकों को प्रशिक्षित करना और इस कार्यक्रम के तहत जो है 1 वर्ष में 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य दिल्ली सरकार ने रखा है। दोस्तों दिल्ली से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय ये कहाँ पर बना? तो ध्यान रखेंगे दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की जो सबसे प्रदूषित राजधानी रही वो कौन सी रही? तो ये रही है नई दिल्ली। ठीक, ध्यान रखेंगे आप, नई दिल्ली जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है दिल्ली। ध्यान रखेंगे, दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की जो परियोजना है वो जो है किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये भी आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, दमकल विभाग में रोबोट शामिल करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो ये बना है दिल्ली। ध्यान रखेंगे दिल्ली कि जो दमकल विभाग होता है, जो फायर ब्रिगेड होता है, उसमें रोबोट को शामिल करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली बन गया। इरादा कर लिया है हमने जो शिक्षा गीत है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी हमारा दिल्ली से संबंधित हो जाएगा। दोस्तों दिल्ली से संबंधित ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन के महासचिव मोहम्मद बरकिंडो का निधन हो गया? तो दोस्तों हाल ही में जो मोहम्मद बरकिंडो हैं इनका निधन हुआ और ये ओपेक के महासचिव थे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के महासचिव मोहम्मद बरकिंडो का 6 जुलाई 2022 को निधन हो गया। बरकिंडो, इनकी एज कितनी थी? तो ये 63 वर्षीय थी, 63 वर्ष इनकी एज थी और ये ओपेक के महासचिव के रूप में ये अभी जो है वर्तमान में कार्यरत थे और इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला था जुलाई 2022 के अंत में, क्योंकि पिछले 6 वर्षों से ये इस पद पर बने हुए हैं। अगस्त 2022 में उन्हें कुवैत के हैथम अल घिस द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था। बरकिंडो ने 1982 में नाइजीरियाई खनन निगम के साथ अपना करियर शुरू किया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के जो संगठन है ओपेक, इसके जो महासचिव थे मोहम्मद बरकिंडो, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाल ही में मोहम्मद बरकिंडो का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ध्यान रखेंगे ओपेक के महासचिव। दोस्तों ओपेक की अगर बात की जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका फुल फॉर्म होगा। दोस्तों ओपेक की स्थापना कब हुई? तो ओपेक की स्थापना भी आपको ध्यान रखनी है, सितंबर 1960 में जो है ओपेक की स्थापना हुई है। और ओपेक का जो मुख्यालय है, जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे आप, इसका जो हेड क्वार्टर है ये वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है। ध्यान रखेंगे वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेड क्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और किस मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो हाल ही में टीबी को खत्म करने के उद्देश्य को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जो समझौता ज्ञापन है, इसके तहत 2025 तक भारत में टीबी को खत्म करने के प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से अंतर मंत्रालयी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी बनाएगा। यानी कि 2025 तक जो है भारत में टीबी को खत्म किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया। यह टीबी मुक्त भारत अभियान के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मील का पत्थर के रूप में काम करेगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका जो विमोचन है वो किया है साक्षी मलिक ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों, साक्षी मलिक ने 7 जुलाई 2022 को प्रार्थना बत्रा की ये पुस्तक है। तो कौन सी पुस्तक है? गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस का विमोचन किया। प्रार्थना भारत में नारीवाद और महिलाओं के अधिकारों पर लिंग प्रवचन को सम्मानित करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लज्जा डायरीज की सह संस्थापक भी हैं। उन्हें फरवरी 2021 में ब्लब वर्ल्ड के युवा उद्यमी वर्ग में चित्रित किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो प्रार्थना बत्रा है, इनकी पुस्तक है गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस। इसका विमोचन किया है साक्षी मलिक ने 7 जुलाई 2022 को। और जो प्रार्थना बत्रा है, ये नारीवाद और महिलाओं के अधिकारों पर लिंग प्रवचन को सम्मानित करने के लिए एक जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लज्जा डायरीज, इसकी सह संस्थापक भी हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गीता गोपीनाथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की यानी IMF की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने इतिहास रच दिया। उनकी तस्वीर IMF की वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट पर टांक दी गई। गीता इस लेजेंडरी दीवार पर चित्रित होने वाली पहली महिला हैं और दूसरी भारतीय हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान रखेंगे आप, अच्छे से इसे नोट भी कर लेना कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की जो पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ, इन्होंने इतिहास रचा। दोस्तों इनकी जो तस्वीर है वो वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट की जो दीवार है वहाँ पर जो है टांक दी गई, यानी वहाँ पर लगा दी गई। गीता इस लेजेंडरी दीवार पर चित्रित होने वाली यानी इनकी जो इनकी फोटो है वो इस दीवार पर लगने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। यानी अभी तक उस दीवार पर जो है किसी की फ़ोटो नहीं लगाई गई। और अगर भारत की बात की जाए तो ये दूसरी भारतीय हैं, क्योंकि इनसे पहले जो इकोनॉमिस्ट हैं रघुराम राजन, इनकी जो प्रतिमा है, इनकी जो फ़ोटो है वो इस दीवार पर लगाई जा चुकी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, नाम ध्यान रखेंगे गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ जो है इनकी जो तस्वीर है उसे वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट पर टांक दी गई है। यहाँ पर आप इमेज देखिए, यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये हैं गीता गोपीनाथ। दोस्तों ये भारतीय हैं, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है वो वॉल और यहाँ पर ये इनकी इमेज है। और इनसे पहले जो है रघुराम राजन थे, इंडियन जो इकोनॉमिस्ट थे, उनकी जो फोटो थी वो इस दीवार पर लगाई जा चुकी है और ये दूसरी भारतीय बनी है। लेकिन महिलाओं की अगर बात की जाए तो ये दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। अब दोस्तों ये कौन है गीता गोपीनाथ, तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों जो गीता गोपीनाथ हैं इनका जन्म कोलकाता में हुआ, ध्यान रखेंगे कोलकाता में 8 दिसंबर 1971 को। यहाँ पर आप इनसे संबंधित कुछ बातें ध्यान रखेंगे। जन्म जो है इनका 8 दिसंबर 1971 को हुआ, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 8 दिसंबर 1971 को कहाँ पर हुआ? कोलकाता में। कोलकाता में इनका जन्म हुआ है। दोस्तों जो गीता गोपीनाथ हैं इन्हें 2019 में भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया था। और ये जो सम्मान है ये देश से बाहर रहने वाले भारतीयों का सर्वोच्च सम्मान है, इससे भी ये सम्मानित हो चुकी हैं। और दोस्तों 2016 से 2018 के बीच जो गीता है इन्होंने केरल के मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में भी काम किया है। और दिसंबर 2021 में ये IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इतिहास में दूसरी भारतीय
और पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट जो है जो गीता हैं, इनको प्रमोट कर IMF की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनाया गया। तो आप इनका नाम ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी चर्चित हैं, फेमस हैं और इन्होंने अभी एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। कौन सा रिकॉर्ड बनाया कि जो वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट है, इस पर इनकी जो तस्वीर है वो लगने वाली, ये पहली महिला बन गई हैं। अभी तक किसी भी महिला की यहाँ पर जो है फोटो नहीं लगाई गई। ठीक, तो यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं और ये है गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक किस राज्य में किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की कि 36वें राष्ट्रीय खेल उनके राज्य में 27 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक पहली बार आयोजित किए जाएंगे। 2020 से कोरोना वायरस महामारी सहित कई कारणों से जो है 7 साल के अंतराल के बाद प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी की जा रही है। पिछला वाला जो राष्ट्रीय खेल थे वो 2015 में केरल में आयोजित किए गए थे। मुख्यमंत्री ने एक अन्य पोस्ट में दावा किया कि गुजरात में विश्व स्तरीय एथलेटिक सुविधाएं हैं और खेल जगत एक पुनरुत्थान का अनुभव कर रहा है। राष्ट्रीय खेलों को अब तक का सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक आयोजन बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 2015 के बाद से जो है यानी 7 साल के बाद जो राष्ट्रीय खेल है उनका आयोजन किया जा रहा है। और कहाँ पर किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे गुजरात में इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा 27 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 11 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन। तो ये है कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद तो मौत हो गई? तो शिंजो अबे इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और दोस्तों मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर किया करो, क्योंकि कुछ लोग जो है रेगुलर क्वेश्चन का आंसर करते हैं लेकिन सभी लोगों को क्वेश्चन का आंसर करना है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे बनाने वाला राज्य कौन सा बन गया? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर है पता तो आप जो है उसका आंसर जरूर किया करें ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है लंबे समय तक याद बना रहे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।